नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ में हुस्न रशाल। एक तरफ बाजार लाइफ हाई पर है और दूसरी तरफ एनएफओ की बहार है। हर तरफ नए फंड लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन क्या हर एनएफओ में निवेश करना सही है? तो कौन से थीम और सेक्टर आगे दिख रहे हैं दमदार? एसआईपी के जरिए किन फंड्स में पैसा लगाना रहेगा बेहतर? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे पहचाने कि कौन सा एनएफओ आपके लिए बिल्कुल सही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको इस शो में हमारे साथ है मिराया सेट एफएमएफ के हेड ईटीएफ प्रोडक्ट सिद्धार्थ श्रीवास्तव। गुड इवनिंग सिद्धार्थ, और बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि मार्केट हाईज पर जब होते हैं, ऐसे में जब एनएफओज लॉन्च होते हैं तो एएमसीज के मन में किस तरीके के सवाल होते हैं इसे लेकर, और कितने बुलिश होते हैं एएमसीज उस टाइम पे? Thank you, Smita, for having me on the show. सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। अगर मैं पिछले 10 साल में देखूं तो सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं कि मार्केट ने एक नया हाई टच नहीं किया है। अगर मैं पिछले 15 साल में देखूं तो सिर्फ 4 साल एक ऐसे रहे जिसमें मार्केट ने एक नया हाई टच नहीं किया है। हम लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन उठाते थे कि मार्केट्स 15,000 पे ओवर वैल्यूड है, 18,000 पे, 20,000 पे, 25,000 पे। आज हम ऑब्वियसली आज करेक्शन हुआ है मार्केट में, लेकिन हम आज 26,000 लेवल पे हैं। सो अगर जो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है एंड एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड रहेगा मार्केट में आने वाले समय में। सो इवन एक मार्केट हाइस पे भी एक अच्छे एनएफओज आ सकते हैं जो कि या तो आपके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं, हायर वॉलेटिलिटी एंड ड्रॉडाउन्स के, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का एक मीडियम दे सकते हैं। टिपिकली ये सब शॉर्ट टर्म और मीडियम के लिए अच्छे एनएफओज होते हैं। एंड इवन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे एनएफओज आ सकते हैं जो आने वाली जो स्ट्रक्चरल थीम्स हैं और सेगमेंट्स हैं उनमें आपको एक एंट्री पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। सो मार्केट हाई से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका जो निवेश की अवधि है वो लंबी है। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है निवेश की। आपकी बातों से ये समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे अगर आप चलते हैं तो फिर एनएफओज उसमें आते रहेंगे, आप उन एनएफओज का भी उसमें मज़ा ले सकते हैं बीच बीच में। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत मुझे लगता है क्लियर समझना ज़रूरी होता है किसी भी निवेशक के लिए कि एनएफओज तो बहुत सारे आते हैं सिद्धार्थ। क्या ध्यान में रखना चाहिए उन एनएफओज में निवेश करने से पहले किसी भी निवेशक को? जब आप मार्केट हाइज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोच के आइए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही टिपिकली इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म में आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। जब आप मार्केट हाइज में कर रहे हैं तो ऐसे पॉकेट्स को अवॉइड करिए जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि मैंने मिस आउट कर दिया है, मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। वो हर्ड मेंटालिटी अवॉइड करनी चाहिए एंड आपको ऐसे सेगमेंट्स चुनने चाहिए जो कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में बैठ रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में फिट हो रहे हैं एंड साथ ही साथ मोर देन फोकसिंग ऑन कि किसने रिटर्न जनरेट किया हुआ है, आपको फोकस करना चाहिए कि कौन आने वाले 3 साल 5 साल में रिटर्न जनरेट कर सकता है। सो थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, सही एरिया सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। रिटर्न चेजिंग नहीं करनी चाहिए, रादर देन आने वाले अवधि में जो सेगमेंट्स या सेक्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे फिट बैठते हैं, सूट करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्या इसका कोई फॉर्मूला है जिससे ये पता चले कि अच्छा ये एनएफओ जो आया है ये मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है? ये कैसे पता करेगा कोई निवेशक? जहां तक पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन की बात है, आप किसी भी सेगमेंट का करंट वैल्यूएशन को कंपेयर कर सकते हैं उसके पिछले 5-10 साल के वैल्यूएशन से एंड देख सकते हैं रिलेटिवली वो कितना ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। स्पेशली ये काम माइक्रो कैप की कंपनीज और स्मॉल कैप की कंपनीज में ज़्यादा काम आ सकता है, स्पेशली जो साइड के फंड्स होते हैं एंड सेक्टर्स जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा पीक पे है, अर्निंग्स जस्टिफाई नहीं कर रही है उस वैल्यूएशन को। सो ऐसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कुछ एनएफओज को जो कि हायर वैल्यूएशन में इन्वेस्ट कर रहा है
एंड स्पेशली जब आपका जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो रिलेटिवली ऑन दी शॉर्टर साइड पे है। जब सेक्टर और थीम्स की बात आती है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी थीम या सेक्टर में सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट एंड सही टाइम पे एग्जिट बहुत ज़रूरी है। जिस थीम ने ऑलरेडी रिटर्न जनरेट कर दिए हैं और जो थोड़ी सैचुरेट हो गई है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड आने वाले समय में जैसे हम लोग मेरे में वी आर सजेस्टिंग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आने वाले कई सालों में एक अच्छी थीम हो सकती है, बिकॉज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का वॉलेट शेयर बढ़ रहा है अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड्स में। तो ऐसे करके कुछ आइडियाज़ आपको पकड़ने पड़ेंगे जो कि जिनका आउटलुक 5-7 साल के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली तो कुछ इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके के एनएफओस आपके लिए होते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ, सेइंग नो इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल्सो ये कि आपको क्या नहीं करना है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ऐसे ही एनएफओस, क्या हर एनएफओस ज़रूरी होता है या किसी को आप ये कह सकते हैं कि ठीक है इससे मैं दूर रह सकता हूँ? अक्टूबर तक मार्केट में 197 एनएफओज आए हैं अगर मैं एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स जोड़ लेता हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक्टिव्स में ऑलमोस्ट 72 एनएफओज आए हैं और पैसिव में ऑलमोस्ट। बिल्कुल, तो हर निवेश जो है एनएफओ में वो किस तरीके का होता है वो सिद्धार्थ इस पर बताने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ बताएं, अपनी बात पूरी करें जी। जी, तो मैं बोल रहा था ऑलमोस्ट 197 एनएफओज आए हैं अक्टूबर तक इस साल में, जिसमें से ऑलमोस्ट 72 एक्टिव है, बचे हुए पैसिव है। सो सब फंड्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको चुनने की ज़रूरत है कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के साथ अलाइन कर रहा है, आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन कर रहा है। मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इक्विटी के 6 से 8 से ज़्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आपने बहुत ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको निफ्टी 500 एंड BSE 500 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का ही रिटर्न मिलेगा। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। 6 से 8 फंड्स आई थिंक ऑप्टिमम है, लेस देन 10 तो डेफिनेटली होना चाहिए। और हर फंड की कुछ खास बात होती है, लेकिन आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है कि कौन सा फंड आपके लिए खास हो सकता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, अभी तक हमने सारे निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, अब थोड़ा एएमसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ के एनएफओस जो हैं वो इस वक्त मार्केट में एएमसीज लेकर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता होगा कि इसका एक्सपोजर जो है वो बढ़ाने का टाइम आ गया है। ऐसे में एक रेगुलर एनएफओ से अलग जब एक डिफरेंट एनएफओ लोगों के बीच में कोई एएमसी लेकर आती है तो उसके पीछे का प्रोस्पेक्टिव होता क्या है? मेरे हिसाब से जितनी ज़्यादा चॉइसेस एक इन्वेस्टर को मिले उतना ही अच्छा है। अगर नए तरीके के फंड्स आ रहे हैं, इनोवेटिव फंड्स आ रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन्वेस्टर को ज़्यादा देख समझ करके किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एएमसीज हम लोग ये देखते हैं कि आजकल इन्वेस्टमेंट नीड्स काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं। इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। पहले लोग सिर्फ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप की बात किया करते थे एंड कुछ जो आपके ट्रेडिशनल सेक्टर्स है उनमें इन्वेस्टमेंट की बात किया करते थे। आज लोग एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, एग्जॉटिक थीम्स या इमर्जिंग थीम्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। सो जैसे जैसे कैपिटल मार्केट्स में निवेशक बढ़े हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फोलियोज बढ़े हैं, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लाने की। बिकॉज हर इन्वेस्टर की नीड्स, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कौन सा फंड उसे सूट करता है, कौन सा नहीं करता है, ये डिफरेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया 197 एनएफओज आए हैं, लेकिन बहुत सारे एनएफओज कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ही सही रहेंगे। इसीलिए एनएफओ को देखिए, समझिए, बट उन्हीं एनएफओ को सेलेक्ट करिए जो आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है। बिल्कुल, इसीलिए आप थोड़ा आपके एनएफओ को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो मिराय का जो ये डिविडेंड पे बेस्ड जो एक आपका ईटीएफ एनएफओ है, ये किस तरीके के निवेशकों के लिए ये बेसिकली कैसा है? मिता जी, बेसिकली
किसी भी ETF या इंडेक्स फंड में या इवन किसी भी पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कमाने के दो जरिए होते हैं। रिटर्न्स के दो सोर्सेज होते हैं, एक है प्राइस रिटर्न कि स्टॉक प्राइस कैसे मूव कर रही है, एंड दूसरा है डिविडेंड यील्ड कि एक स्टॉक कितना डिविडेंड यील्ड दे सकता है, वो भी एक इन्वेस्टर के लिए इनकम ही है। सो जैसे कि आज हमने देखा बाजार में उथल पुथल थी, निफ्टी 26,000 के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन वो एक प्राइस रिटर्न इंडेक्स है। निफ्टी की डिविडेंड यील्ड 1.28% है, उसका टोटल रिटर्न इंडेक्स ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास है। सो अगर एक इंडेक्स या पोर्टफोलियो 10% रिटर्न दे रहा है और डिविडेंड यील्ड आपकी 1.28% है, तो आपका टोटल रिटर्न 11.28 के आसपास हो सकता है। सो दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वाले फंड में हम लोग डिविडेंड यील्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो ऐसे बनाया जा रहा है जहां पे वो स्टॉक्स का सिलेक्शन हो रहा है जिनकी हायर डिविडेंड यील्ड है, एंड साथ ही साथ उन्होंने कंसिस्टेंटली डिविडेंड इशू किया हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस रिटर्न के साथ साथ जो कि स्टॉक ऊपर जाएंगे तो फिर वो प्राइस रिटर्न जनरेट होगा। हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड पे भी फोकस किया ताकि इन्वेस्टर का टोटल रिटर्न ज़्यादा रहे। ओके, तो ये तो मिराई एसेट का जो एनएफओ है उसकी डिटेलिंग यहाँ पर सिद्धार्थ आपको दे रहा था। मिराई एसेट BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ETF फंड। एक और आपका एनएफओ है सिद्धार्थ, मिराई एसेट निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ETF, इसके बारे में भी बताइए, इसकी डिटेल्स भी, और साथ ही कौन से निवेशक हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल बाजार में मैंने बोला उथल पुथल थोड़ी चली है, आज करेक्शन भी आया है, तो कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको विद इन लार्ज कैप मेगा कैप सेंट्रिक एक्सपोजर लेना है, उनको लार्ज कैप में भी और ड्रॉ डाउन अवॉइडिंग लेस वॉलेटाइल मेगा कैप कंपनीज की तरफ फोकस रखना है। ऐसे लोगों के लिए ये ETF है। ये ETF सिर्फ इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। वो ये टॉप 20 कंपनीज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट सिलेक्ट होती हैं, और एक और ज़रूरी बात है कि इन सारी कंपनियों में बराबर का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि 5% ईच इन ऑल स्टॉक। सो जो लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये भी थोड़े से नॉट चिंतित लेकिन थोड़ा चाहते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, टॉप हैवी ना हो। निफ्टी की टॉप 3 कंपनियां ऑलमोस्ट 28 से 30% एक्सपोजर रखती हैं, वैसा ना हो, एक डाइवर्सिफाइड मेगा कैप पोर्टफोलियो हो। ऐसे लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं इस टाइम पे। तो डिविडेंड लीडर्स ETF उन लोगों के लिए जो कि डिविडेंड पे फोकस करना चाहते हैं, डिविडेंड यील्डिंग कंपनी से फोकस करना चाहते हैं, टोटल रिटर्न पे फोकस करना चाहते हैं, उनको वॉलेटिलिटी से उतना डर नहीं है, टोटल रिटर्न पे ज़्यादा फोकस है, डिविडेंड यील्ड पे ज़्यादा फोकस है। दूसरा प्रोडक्ट जो कि टॉप 20 है वो उन लोगों के लिए है जो कि लेस वॉलेटिलिटी, लार्ज कैप में भी मेगा कैप एक्सपोजर एंड इक्वल वेट एक्सपोजर चाहते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेशन इन टॉप स्टॉक्स। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यही है सिद्धार्थ कि आराम से पैसा बनेगा, जहां पर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की इन्वेस्टिंग होगी अगर आप ये NFOs लेते हैं तो। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के जब NFOs आते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि क्या AMCs इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हैं कि अब भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं। सिद्धार्थ, क्या मैं सही हूँ? इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसे लोगों की परसेंटेज काफ़ी बड़ी है। हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन काफ़ी ईजिली एंड वाइडली अवेलेबल है, तो लोग काफ़ी देख समझ करके इन्वेस्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं इन दोनों NFOs को लोग देख समझ के इन्वेस्ट करें। दोनों का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल एंड इंटेंट काफ़ी डिफरेंट है। लोग अभी भी थोड़ी बहुत हर्ड मेंटालिटी और फोमो टिपिकली एक फैक्टर होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कम से कम रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन एक वेरीफाइड एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो। बिल्कुल, और फोमो तो लगता है मुझे हर स्टेज तक होता होगा। अगर आप वॉरेन बफेट से भी पूछेंगे तो शायद उनको भी कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर फोमो ज़रूर हुआ होगा। तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन हाँ, रिसर्च का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इन NFOs के लिए, एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट में NFOs की बहार, और NFOs की बहार में और कौन कौन से हैं NFOs, इस पर भी आगे जानेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लाइफाई वाले बाजार में किस तरीके के फंड में निवेश से बनेगा पैसा, इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बातचीत की एबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर सुनील सिंघानिया से। सुनिए उन्होंने क्या कहा अपने एनएफओ पर। अब अबेकस अपने म्यूचुअल फंड के साथ आ रहा है। आज पहली स्कीम आपकी आज से लॉन्च हो रही है, क्या बात है, एकदम सही मौके पर आज आप हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन सी स्कीम लॉन्च हो रही है, जरा पहले एक बार स्कीम के बारे में बताएं, थोड़ा मैं समझूं हमारे जो दर्शक हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और लगाना चाहते हैं तो वो कौन से फंड में किस तरह से लगा सकते हैं। तो अनिल जी, जैसा आपने कहा 2018 में हमने अबेकस शुरू किया था, AIF और बाद में PMS लॉन्च किया। अब 2025 के ऑलमोस्ट एंड में हम अबेकस फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली कैटेगरी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और दूसरा, आज का जो माहौल है बाजार का, जैसे आपने कहा कभी लार्ज कैप बढ़ जाते हैं, कभी स्मॉल, कभी मिड। आई थिंक टाइम टू टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अक्रॉस मार्केट कैप में। तो ये फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसमें आप हर सेक्टर ले सकते हो, हर स्टाइल के कंपनीज ले सकते हो और हर मार्केट कैप की कंपनियां ले सकते हो। तो आज इसे खुल रहा है, 14 दिन तक खुला रहेगा NFO, उसके बाद ओपन एंडेड हो जाएगा। तो आमतौर पर इससे पहले मैं पूछूं किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताना चाहता हूं सुनील जी के बारे में। 2002 में आपने रिलायंस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था, जिसको आजकल आप निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, निप्पॉन AMC के नाम से जानते हैं। तब उनकी फ़ंड की स्कीम जो थी उसकी NAV हुआ करती थी 15 रुपये। और 2017 में, यानी कि 15 साल में जब उन्होंने छोड़ा, 14 साल 15 साल में, तब उसकी NAV होती थी 1100 रुपये से ज़्यादा। तो 15 से 1100 रुपये, मतलब इस तरह का कंपाउंडिंग रिटर्न साल दर साल देना गजब है। क्या आपको लगता है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स ये एबेकस के इस फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं, किन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट रिटर्न इज इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न। ठीक बात है। तभी इकोनॉमी भी छोटी थी, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट इकोनॉमी एक $4 ट्रिलियन की हो गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम हरदम ये कहते हैं कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा आपको मॉडरेट रखना पड़ेगा। देखो, म्यूचुअल फंड का जो फॉर्मेट है ना, ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या जो इन्वेस्टर है जो रेगुलर सेविंग कर रहे हैं और रेगुलर अपना बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट करके अपना एक कोई गोल बेस्ड या वेल्थ वाला इन्वेस्टमेंट जो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। ऑब्वियसली मिनिमम 500 रुपये से शुरू होता है, लेकिन आप कितना भी पैसा इसमें लगा सकते हो। एक अच्छी चीज़ क्या है म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसमें डेली NAV आती है और डेली इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है। छोटे से छोटा इन्वेस्टर जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये उनको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ग्रो होने वाला है और अगर ग्रो होगा तो इक्विटी भी ग्रो होगा। आई थिंक बहुत ही सिंपल एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो पहली स्कीम फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों, मतलब कुछ तो आपकी थॉट प्रोसेस रही होगी कि अब पहला फंड जब लॉन्च करूंगा, पहली स्कीम जब लॉन्च करूंगा तो ये होगी। नहीं, तो जैसे मैंने कहा, आज का जो बाजार है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है और चैलेंजेस भी है। आई थिंक एक कशमकश है बाजार में, और उसको रहते हुए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी कि हम बिना कंस्ट्रेंट के कोई भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। तो आई थिंक दैट वाज द लॉजिक ऑफ फ्लेक्सी कैप। जैसे जैसे दिन जाएंगे आगे, आई थिंक ऑब्जेक्टिव है कि 3-4 और हम स्कीम्स लाएं ताकि एक छोटा सा बुके हमारे लिए हो। प्लस हम छोटे फंड हाउस हैं, हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक रिसोर्सेज प्लस पहला फोरे है, यू वांट टू बी श्योर बिफोर यू डू इट। आई थिंक एक इन्वेस्टरों को हमारे पे कॉन्फिडेंस आएगा आफ्टर फर्स्ट फंड, देन वी विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग। ये तो आपने जब AIF लॉन्च किया था 2018 में, तब भी ये बात कही थी। तो आपका AIF जिस तरह से तेज़ी से ग्रो किया है, बड़े इन्वेस्टर्स का तो भरोसा ही है और छोटे इन्वेस्टर्स का भी, जो आपको रिलायंस के ज़माने से जानते हैं, उनका भरोसा तो डेफिनेटली है ही। लेकिन मैं आपकी जो इस स्कीम के बारे में डिटेल्स पढ़ा था, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें वो शब्द दिया है, मिट्स फ्रेमवर्क में ये फंड काम करेगा। ये मिट्स फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से ये थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, तो मीट्स फ्रेमवर्क हमारा अबेकस का फिलॉसफी है। इट इज़ ट्रू फॉर इवन PMS एंड AIF। ओके, बहुत ही सिंपल है मीट्स फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट, तो अच्छा मैनेजमेंट, मिनिमम ROC ROE ऑफ 14-15%, अर्निंग्स
सी वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और हम ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा। तो अगर न्यू एज कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए और प्रॉफिट 4 से 5 साल में डबल होना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग एसेट है। अगर प्रॉफिट 4 से 5 साल में डबल होगा तो होपफुली रिटर्न भी उतना 3 से 4 साल में स्टॉक डबल हो जाएगा। हाँ, जी। और सेकेंड है अर्निंग इवेंट्स ट्रेंड्स एंड डिसरप्शन। बहुत डिसरप्टिव वर्ल्ड है आज। कोई भी चीज़ आप 20-30 साल के व्यू से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम द वे वी स्टडी, वर्क, एंटरटेन बहुत चेंज हो रहा है। तो आई थिंक यू हैव टू बी अवेयर ऑफ डिसरप्शन। टीज टाइमिंग, आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो मार्केट को, लेकिन स्टॉक्स में आपको मीन रिवर्जन मिलता है। बहुत बार नैरेटिव के वजह से स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाते हैं। तो थीम अच्छी होगी, लेकिन अगर प्राइस बहुत महंगा होगा तो थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट होता है तो स्टॉक बहुत जोर से गिर जाता है। तो आई थिंक वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। और ऐसे स्ट्रक्चरल, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वी आर वैल्यू कॉन्शियस, जैसा मैंने आपको कहा, लेकिन कोई स्टॉक जहाँ पे ग्रोथ हायर है वहाँ आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये मीट्स फ्रेमवर्क है, बहुत सिंपल है। इससे एक चीज़ होती है कि एक तो इतने कंपनियां लिस्टेड है तो थोड़ा आपका दायरा आप थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट छोटा हो जाता है। प्लस मोर इम्पोर्टेंट लीजिए मिस्टेक कम होती है। अच्छा। और परफॉर्मेंस एट द पोर्टफोलियो लेवल में खाली स्टॉक पिकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ लेस मिस्टेक्स यू मेक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेमवर्क की वजह से मिस्टेक्स थोड़ा मिनिमाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बात आपने सही कही, गलतियां कम करें तो भी अपने आप आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है और अब से लेकर कब तक खुला है? 22 दिसंबर तक। तो अगर भी आप भी इसी एनएफओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो इसे स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इसमें आप निवेश कर सकते हैं।